हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए या जीके जीएस का सेट नंबर 24 को कवर करने वाले हैं और इससे पीछे मैंने जो भी आपके 23 सेट कवर कराए हैं उन सभी का पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास के अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए आप लोग, क्वेश्चन कहता है डायमंड लीग फाइनल खिताब 2022 को जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। आराम समझना, ये इमेज देखकर ही आप समझ गए होंगे। इनका आंसर क्या होगा, नीरज चोपड़ा। क्या होगा आंसर, नीरज चोपड़ा। साथ में याद रखना है इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका था और इन्होंने क्या जीता, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। याद रखोगे। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। और नवनीत गिल के द्वारा इनकी लघु जीवनी लिखी गई है, द गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा। कौन सी लिखी गई है, द गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा। इनका जन्म कहाँ हुआ है, याद रखना है। ये कहाँ के निवासी हैं, तो पानीपत हरियाणा के ये निवासी हैं। बोलो, बात क्लियर होगी यहाँ तक। तो डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे भाई, नीरज चोपड़ा हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है सामान्यतः महासागरीय जो गर्म धाराएं होती हैं के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गति करती हैं। आराम से समझना है, 2 क्वेश्चन यहाँ से पेपर में बनता है। देखो समझो, पृथ्वी पर यह अपने पास भूमध्य रेखा है, हमेशा याद रखना है। और भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश वर्ष भर, ठीक है, क्या पड़ता है दोस्त, लंबवत पड़ता है, ठीक है। क्या पड़ता है, लंबवत। मैंने कहा यहाँ क्या होती है, शांत पेटी पाई जाती है, डोल ड्रम की पेटी पाई जाती है। जो पवनें भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं वो हमेशा होती हैं गर्म, ठीक है। और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं वो हमेशा होती हैं ठंडी। याद रखोगे इतनी बात। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी, कैसी होंगी, गर्म। और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलने वाली पवन कैसी होगी, ठंडी होगी। तो यही आपसे पूछा गया था कि ध्रुवों की ओर गति करती है, और जब ध्रुवों की ओर गति करती है तो वो गर्म रेखा होगी। और कहां से आती है, भूमध्य रेखा से आती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, भूमध्य रेखा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, पेपर में आता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल ये क्या होता है समझो। इन्होंने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनों की दिशा होती है वो क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो याद रखना है कोरियोलिस बल का संबंध किससे है, पवन की दिशाओं से संबंधित है। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होगी और वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होगी। बोलो, बात क्लियर होगी यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है दारा सिकोहा अंततः उत्तराधिकारी का युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में हार गया था किससे, ये क्वेश्चन पूछा है। आराम समझो। देखिए शाहजहां की अगर हम बात करें तो शाहजहां के 4 पुत्र थे। 4 में हम लोग मुख्य को पढ़ने वाले हैं। मुख्य में आते हैं तो औरंगजेब और एक था आपके पास दारा सिकोह। एग्जाम में क्वेश्चन आता है उत्तराधिकारी का युद्ध किसके समय लड़ा गया, शाहजहां के समय लड़ा गया था। ऐसा कौन पिता था जिसके समय गद्दी को हड़पने के लिए उसके 4 पुत्र आपस में भिड़ गए थे, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो याद रखना है कौन होगा, शाहजहां होगा, ठीक है। अब देखिए औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच सामूगढ़ का युद्ध हुआ 1658 में। कब हुआ था, 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था जिसमें दारा सिकोह का पराजय हो गई, ये हार गया। बोलो, यहां तक बात क्लियर हो गई। लेकिन उसके बाद इसने हार नहीं मानी, दोबारा एक और लड़ाई होती है जिसका नाम था देवराय की लड़ाई, देवराय का युद्ध। और यह युद्ध 1659 में हुआ था, सेम औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ। इसमें भी औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित कर दिया था। याद रखोगे। तो अंतिम पराजय दारा सिकोह की किस युद्ध में हुई थी, याद रखना है, देवराय के युद्ध में हुई है। और ये कब हुआ था, 1659 में हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया। क्या कर दिया,
बंदी बना लिया और शाहबुर्ज किला, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शाहबुर्ज किला ये कहाँ स्थित है? आगरा में। यानी औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के शाहबुर्ज किले में डाल दिया कि अब जाइए जेल का हवा पानी खाइए अब, ठीक है। तो याद रखना इतनी बात। तो सामूगढ़ की लड़ाई में हार गया था कौन, ये आपसे पूछा गया है। तो मोहम्मद आजम, बैरम खां, शेरशाह सूरी या औरंगजेब। दारा सिकोह अंतर उत्तराधिकारी में किससे हार गया था? औरंगजेब से हार गया था। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी? कोई दिक्कत? याद रखना देवराय की लड़ाई कब हुई है? 1659 में। और उसके बाद धर्मट का सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ है? 1658 में। याद रखोगे यहाँ तक? चलिए देखिए, शेरशाह सूरी के बारे में हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं। कन्नौज का युद्ध 1540 में, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया था, जो ईरान भाग गया था। और बाद में शेरशाह सूरी ने भारत में सूरवंश की नींव डाली थी। और जब शेरशाह सूरी 1545 में कालिंजर का अभियान कर रहा था, उस समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। याद रखोगे इतनी बात? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर अभियान के दौरान कब हुई है? याद रखोगे 1545 में हुई थी। बोलो बात क्लियर हो गई? ये आपके पास बैरम कहाँ है, जो अकबर का संरक्षक भी रहा था। 1556 से लेकर 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा था। याद रखना ये बात। और जैसे ही बैरम खां के संरक्षण से अकबर निकला, वैसे ही वो हरम दल के शासन में आ गया, एक महाअनबना के काल में आ गया था, ठीक है। तो प्यार के चक्कर में ये पड़ गया था। और उस काल को 1560 से 1562 के काल को पेटीकोट का शासन के नाम से भी जाना जाता है। तो बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है उकाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, आराम समझना है। उकाई बांध परियोजना, साथ में याद रखना है काकड़पारा बांध परियोजना। काकड़पारा बांध परियोजना, ये दोनों ही परियोजनाएं आपकी गुजरात राज्य में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? गुजरात में। और किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपकी ताप्ती नदी पर स्थित, ठीक है। तो उकाई और काकड़पारा दोनों ही ताप्ती नदी पर स्थित हैं। और ताप्ती नदी के बारे में याद रखना, ये कहाँ से निकलती है? तो मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। और ये कहाँ स्थित है? सतपुड़ा के निकट में स्थित है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। कहाँ बहती हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? ताप्ती है, नर्मदा है, ये पश्चिम की ओर बहती हैं। और कहाँ गिर जाती हैं? अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। इधर आइए, माही नदी के बारे में समझिए। पश्चिमी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। स्वर्ण रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? माही नदी को। आगे, भीलों की गंगा माही नदी को, आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे माही नदी के बारे में, पश्चिमी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। और साथ में ही ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो नदी है आपके पास माही नदी। तो याद हो गया, उकाई, काकड़पारा, ताप्ती गुजरात। और कहाँ से निकलती है? मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। माही पश्चिमी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। क्वेश्चन कहता है खाली स्थान दिया हुआ और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती हैं। तो हमेशा याद रखना नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदियां हैं? नर्मदा और ताप्ती। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर
से निकलती है। ठीक है, बात क्लियर होगी यहाँ तक। तो याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के यंगयप दर्रे से प्रवेश करती है और बांग्लादेश की तरफ आगे निकल जाती है। चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत की राजधानी लहासा जो कहाँ स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखोगे। तो नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं ये दोनों समानांतर बहती हैं। किसकी तरफ बहती हैं? पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? नर्मदा हो जाएगा। याद रखोगे इतनी बात, कोशिश करो कि संग के संग याद कर लीजिए। ठीक है, अब आपके पेपर में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, जितना भी दिन बचा है एक्यूरेट और एक्यूरेंसी के साथ आप पढ़ाई करिए। एक्यूरेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्पीड है, एक्यूरेंसी नहीं है, तो सक्सेस नहीं मिल पाएगी। सक्सेस बराबर होता है एक्यूरेंसी प्लस स्पीड। और आप जानते हैं कि 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन बनाना है, स्पीड भी हो, एक्यूरेंसी भी हो। ठीक है, ये हमेशा याद रखो। चलिए अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था? आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1792 में की गई। कब की गई दोस्त? 1792 में की गई थी। क्या थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में याद रखना, जो भूमि थी उसका मालिक किसानों को माना गया था। यदि आप कर नहीं दोगे तो आपकी ज़मीन को वापस ले लिया जाएगा। ये व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में ज़मीन का मालिक कौन हुआ करता था, यानी ज़मीन का मालिक किसको बनाया गया था? तो किसान को। किसको बनाया गया? किसान को। क्योंकि इस व्यवस्था में किसान और कंपनी के मध्य सीधा संवाद था। यदि आप कर नहीं दोगे आपकी ज़मीन ले ली जाएगी। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था का कहना था। ठीक है, और ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा ये शुरू की गई थी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो, बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब आगे आइए, देखिए लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। 1848 से 1856 तक होता है और डाक व्यवस्था 1854 में इसने शुरू करी है। सूती वस्त्र उद्योग 1854 में इसने लगाया। राज्य हड़प नीति इसने शुरू करी है और साथ में पंजाब का विलय 1849 में किया है। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में इसने मिला लिया था। ध्यान रखना है, झांसी को इसने 1853 में मिला लिया था। याद रखोगे। तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक है, जिसमें डाक व्यवस्था, सूती वस्त्र, पंजाब विलय, अवध 56, कुशासन का आरोप लगाकर, झांसी 1853। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको याद रखना है। आगे आइए, वारेन हेस्टिंग, इनके समय में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। कब आया? 1773 में। ठीक है, याद रखोगे इतनी बात। इन्हीं के समय में, याद रखना है, इन्हीं के समय में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके समय में की गई थी? वारेन हेस्टिंग के समय में की गई। याद रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में आया। बोलो, बात क्लियर हो गई। आप कमेंट करके बताओगे कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट भारत में लाया गया। क्वेश्चन ध्यान सुन लीजिए कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट भारत में लाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। है इकोलॉजी शब्द ऑन्कोलॉजी से बना है और ये ऑन्कोलॉजी किस भाषा का एक शब्द है? आओ समझो। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का है। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का है, यानी यूनानी भाषा का है। इसमें होता क्या है? पारिस्थितिकी का अध्ययन क्या होगा? इकोलॉजी होगा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। इसकी व्याख्या सर्वप्रथम, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? हैकल ने बताया। किसने बताया? हैकल ने बताया। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो इकोलॉजी जो शब्द है वो किससे बना है? यूनानी शब्द से बना है, यानी ग्रीक भाषा के ऑन्कोलॉजी शब्द से मिलकर बना हुआ है और जिसकी व्याख्या हैकल के द्वारा की गई थी और पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए।
यहाँ पर कुछ समझो अब बात के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं, ठीक है। आगे, आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जबकि आधुनिक आनुवांशिकी का जनक टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। याद रखना इतनी बात, ठीक है। वर्गीकी का जनक लीनियस को कहा जाता है। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का जनक लेमार को कहा जाता है। मानव विकासवाद का जनक डार्विन को कहा जाता है। आगे, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने दिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, डार्विन फिंचेज का जो नियम है उसका संबंध किससे है? तो याद रखना पक्षियों से है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीडी के हिसाब से कि डार्विन फिंचेज का जो नियम है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है पक्षियों से। याद रखोगे? चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन रोल के द्वारा किस रूप में वर्णित किया गया? शांति प्रिय व्यक्ति, भारतीय शांति का जनक, क्रांतिकारी विचारों का जनक, भारत का वयोवृद्ध पुरुष। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो वैलेंटाइन रोल ने भारतीय अशांति का जनक कहकर पुकारा किसको? बाल गंगाधर तिलक को। इन्हीं के द्वारा केसरी पत्रिका को छापा गया था। आप हमें कमेंट करके बताओगे ये कब और किस भाषा में थी, कब और इसकी कौन सी भाषा थी? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में याद रखना है। एनी बेसेंट प्लस बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर 1916 में होम लूरू लीग की स्थापना करी। होम लूरू लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में की गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और समझो। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, याद रखना। अच्छा, दादा भाई नौरोजी के लिए हम क्यों जानते हैं? ध्यान से सुनो। भारत का धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही बताया गया था। आप हमें कमेंट करो यहीं पर कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या था और उसका प्रकाशन कब हुआ है। पुस्तक का नाम क्या है और उसका प्रकाशन कब हुआ है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं और बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन रोल ने भारतीय अशांति का जनक कहकर पुकारा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन कहता है, चंपानेर पावरगढ़ पुरातात्विक उद्यान किस भारतीय राज्य में है? चंपानेर पावरगढ़ पुरातात्विक स्थान किस भारतीय राज्य में है? इसको 2004 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था और ये वर्तमान राज्य गुजरात में स्थित है। और आपको पता होना चाहिए रानी की वाव भी किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। फटाफट से कमेंट कर दो इसको यूनेस्को की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया। आगे आइए, कुछ और पॉइंट आपके लिए मैंने इंपोर्टेंट लिए हैं, आराम से यहाँ समझो। देखिए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, ये किस राज्य में पड़ता है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान एमपी के हैं। किसके हैं? एमपी के। या फिर देख लो, कान्हा किसली फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ के हैं? एमपी के हैं। और साथ में वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, पेरियार केरल, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, हेमिस लद्दाख और बैतला नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। इनको भी याद रखना है। बैतला एमपी का है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश है, गोरुमारा नेशनल पार्क ये पिछली बार जीडी में पूछा जा चुका है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए
अगला क्वेश्चन आपसे कहता है प्रसंस्कृत स्टील स्लैग औद्योगिक अपशिष्ट सड़क पाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है। आराम से समझना है, ये होगा आपका सूरत और ये कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो पहला औद्योगिक स्लैग पाने वाला पहला देश का शहर कौन सा है, सूरत है, जो आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और ताप्ती नदी पर दो परियोजना, एक उकाई परियोजना है और एक काकड़पारा परियोजना है। बोलो बात क्लियर हो गई। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आज से हम लोग सेट में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर करंट अफेयर के आगे के लिए रखा करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन कहता है HIV का एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV का पूर्ण रूप क्या होता है। तो HIV से ही हम सब जानते हैं क्या होता है भाई, एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, प्रतिरक्षी तंत्र होता है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, और वही हमसे पूछा गया है HIV का पूर्ण रूप क्या है, तो यह ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। वो है विजेंदर सिंह। कब, 2008 में। पहले पहलवान कौन थे आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, साथ में 2-3 क्वेश्चन और याद रखो। 1900 में भारत की तरफ से नॉर्मन प्रीचार्ड पहली बार खेले थे और ये थे एक एंग्लो इंडियन। लेकिन भारत ने 1920 के जो बर्लिन में हुआ था ओलंपिक खेल, इसमें अपना पहला दल भेजा था। अपना पहला दल भारत ने कब भेजा, 1920 में भेजा। ठीक है, याद रखोगे इतनी बात। तो भारत की तरफ से पहली बार नॉर्मन प्रीचार्ड खेले थे, जो कौन थे, एक एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, याद रखोगे। तो आपका आंसर हो गया विजेंदर सिंह। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। सर्च लाइट हो या फिर गाड़ी की हेडलाइट हो या ENT डॉक्टर हो, जो भी दर्पण होगा जो प्रकाश की किरणों को सिकोड़ के लाएगा, उसका प्रयोग हम इन सब में कर लेंगे। तो ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। तो प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, अवतल दर्पण। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, अब गाड़ी की हेडलाइट में होगा, ENT डॉक्टरों के द्वारा होता है इसका प्रयोग। ठीक है, याद रखोगे। तो जहाँ जहाँ प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने की बात होगी, वहाँ वहाँ आप अवतल दर्पण का प्रयोग कर लोगे। अगर हम बात करें समतल दर्पण की, तो इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। प्रकाश के ध्रुवण की घटना सबसे अच्छी कराई जा सकती है समतल दर्पण के द्वारा। यानी प्रकाश को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि भेजते हैं, घुमा के उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त दर्पण कौन सा होगा, समतल दर्पण होगा। ठीक है, आगे एग्जाम में आता है पार्श्व उत्क्रमण की घटना भी किसमें होती है, समतल दर्पण में होती है। मतलब यदि आप दर्पण के सामने अपना राइट हैंड हिलाओगे तो आपको दर्पण के अंदर अपना लेफ्ट हैंड आपको नजर आएगा हिलाते हुए। ठीक है, बात क्लियर हो रही है यहाँ तक। यदि हम इस दर्पण के सामने थीटा एंगल पे घूम जाते हैं तो दर्पण में आप 2 थीटा एंगल पे घूम जाओगे। तो ये पार्श्व उत्क्रमण की घटनाएं समतल दर्पण में होती है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए, उत्तल दर्पण का काम क्या होता है, प्रकाश की किरणों को फैला देना। क्या काम होता है इसका, प्रकाश की किरणों को ये बिखेर देता है, ये आपका उत्तल दर्पण का काम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में दिया जाता है। ठीक है, 21 लाख नगद पुरस्कार ये क्वेश्चन मैं पीछे आपको करा चुका हूं। तो 21 लाख का पुरस्कार नहीं है, ये सही होगा आपका 11 लाख की नगद पुरस्कार राशि एक बांग देवी की प्रतिमा आपको दी जाती है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार में। ठीक है, अब याद क्या रखोगे, समझो बात को, यह महत्वपूर्ण क्या याद करने के लिए है। आइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात कर लें, 1965 में जी शंकर कुरूप को पहली बार दिया गया। जी शंकर कुरूप को दिया गया, और ये कौन थे, मलयालम। ठीक है, और अगर पूछ ले हिंदी में पहली बार कैसे दिया गया, हिंदी में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, आप कमेंट करके बताओगे, पीछे मैं इसको करा चुका हूँ। ठीक है, इंग्लिश में किसे दिया गया, अरविंद घोष को, अरविंद घोष को। ठीक है, याद रखोगे। और ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत कब हुई है, 1965 में की गई थी, और इसमें 11 लाख रुपए दिया जाता है, और एक बांग देवी की आपको प्रतिमा भी दी जाती है। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड किसे दिया गया, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन कहता है, लोकान्नालू, लोकान्नालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो ये तो आपको अब याद ही करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो ये नृत्य होता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ याद रखना है, कोली नृत्य किस राज्य का है, महाराष्ट्र का है। भूतड़ा कोला कर्नाटक का है। चरी नृत्य राजस्थान का है। याद रखोगे, कोली नृत्य महाराष्ट्र, भूतड़ा कोला कर्नाटक, चेरी नृत्य राजस्थान। ठीक है, आगे आओ। क्वेश्चन में कहा गया, किस फुटबॉलर ने बैलोन डी और अवार्ड 2022 का खिताब जीता है, यानी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब जीता गया है 2022 का। यह है करीमा बेंजीमा। कौन है, करीमा बेंजीमा। कहाँ की है, फ्रांस। कहाँ की है, फ्रांस की है। ठीक है, अच्छा क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ का है, पुर्तगाल। कहाँ का है भाई, पुर्तगाल का है। तो बात यहाँ क्लियर हो गई, किस फुटबॉलर ने बैलोन डी और अवार्ड को जीता है, तो आपका आंसर होगा करीमा बेंजीमा, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय एक तरंग नहीं है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है और आपको हमेशा फंसाता है। अब आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझो। जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, हमेशा याद रखना, गर्मी में किसमें, गर्मी में एक्सयूवी गाड़ी पर चढ़ने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, याद रखोगे, गर्मी के दिनों में किसमें, गर्मी में एक्सयूवी गाड़ी पर चढ़ने में बड़ा मजा आता है। गर्मी में एक्सयूवी गाड़ी पर चढ़ने में बड़ा मजा आता है, याद हो गया। अब देखो, गामा रे, रेडियो रे, माइक्रो रे, इंफ्रारेड, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल रे। तो सभी प्रकार की किरणें हो गई आपकी, और यही पूछा निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय एक तरंग नहीं है। तो एक्स रे, आपका इंफ्रारेड हो गया, आर रे हो गया, और उसके बाद कौन सा अपने पास नहीं होगा, कैथोड किरणें। कौन सी नहीं होंगी, कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। गामा रे, रेडियो रे, माइक्रो रे, इंफ्रारेड, एक्सरा और अल्ट्रावायलेट और विजुअल रे। तो ये किरणें अपने पास सभी कैसी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद निम्न में से कौन सा होता है। जैसे हम लोग श्वसन करते हैं, ऐसी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। अब समझो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, इसे हम लोग एनाबोलिक प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनाबोलिक प्रक्रिया कहते हैं। और इसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है। ठीक है, याद रखना, ग्लूकोज अणु का विखंडन होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कच्चा माल क्या होता है। तो कच्चा माल इसमें जल और CO2 होता है। अंतिम उत्पाद क्या होता है, अंतिम उत्पाद याद रखना है, तो ये जल होता है
ऑक्सीजन होता है और ग्लूकोज होता है। ये अंतिम उत्पाद होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का। तो आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑक्सीजन होगा। बोलो बात क्लियर हो गई? जल, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। अब एग्जाम आएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो तापमान, आर्द्रता, प्रकाश का रंग भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को क्या करता है? प्रभावित कर देता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया लाल रंग के प्रकाश में होती है, जबकि सबसे कम किस में होती है? बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। याद रखोगे, सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश में होता है। तो याद रखना है, कच्चा माल CO2 और जल होता है, अंतिम उत्पाद जल, ऑक्सीजन और ग्लूकोज इसमें रहता है। तो यही पूछा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उत्पादन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भरी जाती है उच्च दाब पर। याद रखोगे, आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। क्लोरीन के बारे में हमें आप कमेंट करके बताओ, जो भी आपको पता हो, जो भी पता है आप कमेंट करके क्लोरीन के बारे में मुझे बताइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। तो इस प्रकार से आपका ये सेट आज समाप्त हो गया। आप हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको आज का सेट और कैसी है आपकी तैयारी, कितना क्वेश्चन आपका सही जाता है। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।